नमस्कार। जब हम आज़ादी के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो हमें उसमें बहुत से कोहिनूर, बहुत से रत्न मिलते हैं। ये वो रत्न हैं जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, पूरा जीवन दे दिया। उन्हीं में से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज मैं उनके जीवन पर लिखी एक कविता आपको सुनाऊंगी, जिस कविता को गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखा है। लेकिन कविता सुनाने से पहले आइए 5 मिनट नेताजी के जीवन की कुछ बात करते हैं। नेताजी का जन्म कटक में हुआ था और बहुत पढ़ा लिखा परिवार था, संभ्रांत परिवार था। इनके पिता कटक में ही बहुत बड़े वकील थे। घर में अंग्रेजी बोली जाती थी, सुशिक्षित लोग थे। इनको भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया गया। इनकी पूरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई। इन्होंने 10th और 12th में 2nd डिवीजन में पास करा इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने जो ग्रेजुएशन थी वो साइकोलॉजी ऑनर्स में करी और कैलकाटा के इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। एक बात थी कि नेताजी बचपन से ही बड़े निर्भीक प्रवृत्ति के थे और अपमान और अत्याचार देखकर इनसे सहा नहीं जाता था और ये उसके विरोध में अपनी आवाज उठा लिया करते थे। एक बार कहते हैं कि जब ये छोटे थे, इनकी कक्षा में अंग्रेज बालक था एक, उसने एक हिंदुस्तानी बच्चे को ये कहकर अपमानित किया कि यू ब्लैक इंडियन। 2 बार उसने ये बात उसको बोली। जो हिंदुस्तानी बच्चा था वो सुनकर डर गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब आधी छुट्टी हुई तो नेताजी ने उस हिंदुस्तानी बच्चे से कहा कि उसने तुम्हारा इतना अपमान करा, तुमको बोला यू ब्लैक इंडियन, और तुमने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसको एक थप्पड़ रिसीव करना था तुमने। कहने लगा वो बच्चा कि मैं कैसे कहता, तुम्हें पता नहीं है वो बहुत बड़े अंग्रेज अफसर का बेटा है और मैं अकेला था, बताओ मैं कैसे उसका विरोध करता। नेताजी ने कहा क्यों, हरेक को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। यदि अपमान कोई करता है तो उसे हमें सहना नहीं चाहिए, उसका 2 टूक जवाब देना चाहिए। चलो अभी तो आधी छुट्टी है ना, मैं पूरी छुट्टी के समय इस बच्चे को सबक सिखाऊंगा। कहते हैं नेताजी ने उस फिरंगी बच्चे को ऐसा सबक सिखाया छुट्टी के समय कि उसके बाद उसने कभी किसी हिंदुस्तानी बच्चे को कुछ अपमानजनक नहीं कहा। ऐसा ही एक वाकया इनके साथ कॉलेज में भी हुआ था कि एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जो लड़कों को बेवजह ही डांटा करते थे और थप्पड़ मारा करते थे। बहुत समय तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। नेताजी लड़कों से कहते रहे कि तुम लोग क्यों सुनते हो, क्यों सहते हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सिलसिला नहीं रुका, इन्होंने कई बार प्रिंसिपल से, डीन से कहा भी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने लड़कों के साथ मिलकर स्कूल में स्ट्राइक कर दी। कहते हैं इसके अगेंस्ट, इन्हीं के अगेंस्ट एक्शन लिया गया और इनको 3 साल के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन क्योंकि नेताजी सच थे, सत्य का साथ हमेशा देते थे और निर्भीक थे, तो ये डरे नहीं। ना इनका साहस रुका, ना इनकी हिम्मत टूटी, बल्कि इन्होंने क्या करा, उन 3 वर्षों में इन्होंने खूब देश की सेवा की। बचपन से ही इनके अंदर देश सेवा का गुण था, जज्बा था, इनका खून के अंदर वो चीज थी। इनके पिता ने भी अंग्रेजों द्वारा दी गई राय की उपाधि को ठुकरा दिया था कि मुझे नहीं लेनी ये उपाधि। हुआ ये कि अंग्रेजी हमारी हुकूमत थी उन दिनों, हमारा देश गुलाम था, और अंग्रेजों ने क्या किया था कि हमारी सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको रद्द कर दिया था, उनको बिल्कुल पंगु बना दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तो और उन दिनों पूरे देश में महामारी फैली हुई थी, कहीं चेचक, कहीं प्लेग, कहीं मलेरिया, कहीं हैजा, कॉलरा, इस तरह से सारे में महामारियां फैली हुई थी। लोग बहुत आयत में की संख्या में मर रहे थे, लाशों के ढेर लगे हुए थे। नेताजी को कहीं बच्चों का रोना सुनाई देता, कहीं विधवा औरतें चिल्ला रही हैं। ये सब देखकर उनका हृदय जो था बड़ा आक्रोश से भर जाता और उनके अंदर और अधिक सेवा करने का भाव जागता। ये अपने लड़कों की टोली बनाकर इन्होंने खूब सहायता करी, खूब सेवा करी। कहते हैं जब बंगाल में बाढ़ आई, तब उन्हीं दिनों ये भारत में ही थे, तो उस समय भी ये अपनी टोली बनाकर वहां पहुंचे, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों की खूब जी जान लगाकर सहायता करी, सेवा करी। उसके बाद ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो इनके माता पिता ने इनको इंग्लैंड भेज दिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पढ़ने के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये गए, वहाँ पर इन्होंने ICS की पढ़ाई करी। उसमें इन्होंने बड़े अच्छे नंबर से ये पास हुए, अच्छी नौकरी इन्हें मिल गई, इनका बड़ा रुतबा था। शायद ही किसी इंडियन को ऐसी नौकरी मिलती थी और ऐसे ही वो परीक्षा पास कर पाते थे। इनका एक अपना रौब था, वहाँ पर एक आलीशान जिंदगी थी। उन्हीं दिनों भारतवर्ष में ये जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। नेताजी के अंदर तो देश प्रेम की भावना वैसे ही उबाल लेती थी।
इस कांड को सुनकर तो ये बिल्कुल अधीर हो गए। इनसे फिर वहाँ पर नौकरी नहीं की गई। कहते हैं इन्होंने अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करी और बताया कि मैं तो अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा हूँ, मुझे भारत आना है और यहाँ पर देश सेवा करनी है। इस समय देश को मेरे जैसे कई लोगों की ज़रूरत है। पिताजी ने बहुत समझाया कि तुमने इतनी मेहनत से इस नौकरी को पाया है, जिसको बहुत से कितने लोगों को तो वो मिल ही नहीं पाती, वो सिर्फ चाह करके रह जाते हैं। लेकिन ये नहीं माने। अंग्रेज़ अफसरों ने भी इनसे कहा कि आप इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर जा रहे हैं। ये भारतवर्ष वापस आ गए। अब गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ मिलकर ये देश सेवा के काम में लग गए। शुरू में तो इनकी गांधी जी के साथ कोई विचारों में मतभेद नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इनका और गांधी जी की नीतियों में जो था, बिल्कुल दो रास्ते हुआ करते थे। गांधी जी चाहते थे कि वो अहिंसात्मक रूप से आज़ादी को प्राप्त करें, अंग्रेज़ों के सामने सहनशील बनकर, विनम्र बनकर, दया दिखाते हुए अंग्रेज़ों को भगाएं। लेकिन इनका विचार था कि हम इस तरह से गिड़गिड़ाकर कभी भी अपनी आज़ादी वापस नहीं ले सकेंगे। कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। केवल जिसके पास जो शक्ति होती है ना, शक्तिशाली के आगे ही दुश्मन झुकता है। तो जब इनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग हो गई तो गांधी जी ने, हालांकि इनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिल चुका था और बहुत सी जिम्मेदारियां इनके ऊपर थी, क्योंकि ये बहुत बड़े अच्छे लीडर थे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्यूरोक्रेट थे, इंटेलेक्चुअल थे ये बिल्कुल, और आगे की बहुत अच्छी सोच लिया करते थे, एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे। इतना अधिक इनका रुतबा था कि लोग इनका कहना बहुत मानते थे। कहा जाता है कि वो एक समय ऐसा आया कि गांधी जी से ज्यादा इनका औरा बन गया, इनकी पहचान हो गई। तो गांधी जी ने कहा कि जब तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं तो अच्छा यही है सुभाष कि तुम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दो। सुनकर ये 2 मिनट तो सन्न रह गए, लेकिन फिर इन्होंने यही ठीक समझा और यही किया। आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि 11 बार इनको अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार कर चुकी थी। बेवजह किसी ना किसी कारण से वो इनको जेल में डाल दिया करती थी, ताकि इनके जैसे क्रांतिकारी लोग बाहर ना रहें। आपको तो पता ही अंग्रेजी सरकार का यही रवैया था कि जितने भी अच्छे हमारे वीर सैनिक हुआ करते थे, क्रांतिकारी होते थे, वो उन सबको जेलों में डाल देती थी। अब ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत मेरे पीछे पड़ी है, कि या तो वो मुझे हमेशा के लिए जेल भेज दें, या हो सकता है कि वो मुझे किसी ना किसी तरीके से मार ही डालें। अब क्योंकि ये विजनरी थे, बहुत बढ़िया पॉलिटिकल लीडर थे, इनके दिमाग में ये सब कुछ रूपरेखा बनी हुई थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो ये किस तरह से इसकी नीतियाँ बनेंगी, कैसे हमारी अपनी मुद्रा होगी, कैसे हम देश की फॉरेन अफेयर्स के साथ हम कैसे चलेंगे, क्या हमारी रणनीतियाँ रहेंगी। तो इन्होंने सोचा कि मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अच्छा हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, भारत छोड़ दूँ और मैं फॉरेन में जाकर फॉरेन अलायंस लाऊं, ताकि हमारे इस विद्रोह को और ताकत मिले। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने सोची। और इनकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया थी। उन दिनों अंग्रेजी आना एक अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेजी फिरंगी भाषा थी, विदेशी भाषा थी, लोगों को, हिंदुस्तानियों को आती ही नहीं थी। तो इन्होंने अपना मन पक्का बनाया और अपने परिवार वालों को समझाते हुए, किसी तरीके से कभी झूठ कभी सच का सहारा लेते हुए ये निकल पड़े और पहुंचे जाकर जर्मनी। बहुतों की सहायता लेते हुए ये पहुंचे जर्मनी। पहुंचे वहाँ ये हिटलर से इनको मिलना था। बड़ी मुश्किलों में हिटलर से इनको अपॉइंटमेंट मिला। कहते हैं हिटलर ने अपने 3 बहुरूपिये बनाए हुए थे। पहले एक बहुरूपिया आया, उसने कहा हाँ जी मैं हिटलर हूँ, बताइए आपको क्या काम है। सुभाष ने खड़े होकर नमस्कार करा, बोला नमस्ते, मैं सुभाष चंद्र हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ और मैं हिटलर साहब से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं ही तो हिटलर हूँ। सुभाष चंद्र चुप हो गए। वो समझ गया बहुरूपिया कि ये मुझे पहचान गए हैं। दूसरा बहुरूपिया आया, यही वार्तालाप हुई। तीसरा बहुरूपिया आया हिटलर का, फिर भी यही वार्तालाप हुई। अब जब तीनों ने जाकर हिटलर को बताया कि भाई वो तो हमें मान ही नहीं रहा कि हम हिटलर हैं, तो हिटलर सोचने लगा कि आखिर ये कौन बुद्धिजीवी है जिसने मेरे बहुरूपियों को पहचान लिया। आज तक मेरे बहुरूपिये देश विदेश में जाते हैं, मेरे हिस्से का काम करके आते हैं, कोई इन्हें नहीं पहचान पाता, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। हिटलर भी पहचानने में चूक तो करते ही नहीं थे। जितने भी बड़े बड़े प्रभावी नेता हुए हैं उनका एक अपना विजन होता है, वो पहचानने में कभी चूक नहीं करते। हिटलर जो थे वो आए, उन्होंने बड़े रौब से अपनी बाहें बांध कर वो खड़े हुए और आके बोला कि कहिए आपको क्या काम है, आप कौन है।
तो सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि अब ये तो सचमुच में हिटलर हैं। वो खड़े हुए, बड़े अदब से उन्होंने उन्हें नमस्ते करी और बोला, नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं भारतवर्ष से आया हूँ। आपको पता है इस समय ब्रिटिश राज्य हमारे ऊपर है, उनकी हुकूमत चल रही है और मैं हिंदुस्तान के लिए आपसे सहायता मांगने आया हूँ। हिटलर बोले, भी सहायता की बात तो बाद में हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे पहचाने, तुमने उनको पहचाना कैसे? मेरे बहुरूपियों को उनको कोई नहीं पहचान पाता। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि देखिए, मैं एक गुलाम देश से आया था, विनम्र होना मेरा फर्ज था, आगे बढ़कर नमस्ते करना, हाथ मिलाना मेरा फर्ज था, ना कि जो हिटलर के रूप में आपके बहुरूपी आए थे उनका था। तो जो उनकी व्यवहार की विनम्रता थी और जो उनका व्यवहार था, उससे मुझे लग गया कि ये हिटलर नहीं है। आपके बहुरूपियों को का व्यवहार जो था वो हिटलर के जैसा नहीं था। हिटलर इनकी बात से बहुत प्रभावित हुए, कहने लगे कि वाकई बताओ तुम्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए। फिर बात आगे चली और हिटलर ने हिटलर के पास 20,000 ब्रिटिश सैनिक जो थे वो बंदी के रूप में थे, जिसमें से 5-6 हजार जो थे हिंदुस्तानी भी थे। हिटलर ने उनको वो अपने बंदी हिंदुस्तानी इनको दे दिए कि लो तुम अपनी फौज बना लो। और हिटलर ने इनको परामर्श दिया कि तुम अब क्या करो, यहाँ से तुम जापान जाओ। जापान जो है, जापान का प्रधानमंत्री आपकी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है और इस समय जापान जो है वो सिंगापुर के साथ लड़ाई लड़ रहा है और वो उसको अपने में मिलाना चाहता है। सिंगापुर में भी बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जिसमें इंडियन सोल्जर्स भी हैं, तो तुम जाओ उनसे मिलो। सुभाष चंद्र को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मेरी फ्लाइट बुक करा देंगे क्या? मैं कल ही निकल जाता हूँ। हिटलर ने कहा, नहीं, जल्दबाजी नहीं चलेगी और तुम फ्लाइट में नहीं जाओगे, कोई भी तुम्हें पहचान सकता है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए नेवी की एक पनडुब्बी तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ, तुम उसमें बैठ के जाना। 9 दिन की यात्रा थी। वो पनडुब्बी जो थी वो पानी के ऊपर भी चलती थी और पानी के अंदर भी। 9 दिन की यात्रा पूरी करके ये जापान पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री से जो भी इनकी गुफ्तगू हुई उससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि जरूर मैं आपकी इस काम में सहायता करूंगा। देखो, हमारी जो सिंगापुर में सेना है, ब्रिटिश सेना, उसके अंदर जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं वो मैं सारे तुम्हें देता हूँ। इनको बैठे बिठाए करीब 40,000 सैनिक मिल गए। इस तरह से अब इनकी आजाद हिंद फौज बनकर तैयार होने लगी। अब ये बर्मा गए। बर्मा में जाकर इन्होंने नवयुवकों का आह्वान करा, क्योंकि इनको भारी मात्रा में देशभक्त सैनिक चाहिए थे। अब जब ये बर्मा गए तो इन्होंने किस प्रकार से नवयुवकों का आह्वान करा और उनको अपने साथ जोड़ा, इस पर गोपाल प्रसाद व्यास ने इनके लिए एक कविता लिखी है। अब मैं उस कविता को आपको सुनाती हूँ। वो कविता, इसके बोल इस प्रकार हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी लिए हो जग में किंतु आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजानु बाहु ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, उसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। इन्होंने 2 नारे दिए थे, एक तो ये कि भारत चलो और दूसरा ये कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक गूंजे जाते थे। और क्या कहते थे लोग, हम देंगे देंगे खून तुम्हें, स्वर यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने खून का, अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता है, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, बोले हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लोग
हम अपना शीश चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे। आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। कहते हैं, कवि ने लिखा कि उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जिस दिन रणवीरों ने लिखा था अपने खूं से इतिहास नया, खूं से अपने इतिहास नया। हम सभी नमन करते हैं उन सभी शूरवीरों का। और ये सत्य है कि पूरा देश जो आज आज़ादी में रह रहा है वो सुभाष चंद्र बोस का सदैव सदैव ऋणी रहेगा। आज का ये वीडियो यहीं तक। नमस्कार।